हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जुलाई महीने की प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर पर प्रत्येक महीने की मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाता है। आज इसी कड़ी के रूप में जुलाई महीने की मैगजीन को भी डिस्कस किया जाएगा। यह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आने वाले समय में 30 अगस्त को 71वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन संभावित है। आयोग के द्वारा संभावित तिथि घोषित की गई है, तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के अभ्यर्थी काफ़ी गंभीरता से इस लेक्चर को सुनेंगे। तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। तो आइए हम लोग डिस्कशन इसका शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है और काफ़ी चर्चित रहा है ऑपरेशन सिंदूर। आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में अप्रैल 2025 में पहलगाम जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं वहां पर देखने को मिली और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया भारत सरकार के द्वारा? तो 6-7 मई 2025 को, 6 और 7 की मध्य रात्रि में 2025, ठीक है। तीनों सेनाओं का यह संयुक्त ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर। तो इसके तहत पीओके और पाकिस्तान यहाँ पर स्थित जो आतंकी ठिकाने थे उसको भारी क्षति भारतीय सेना के द्वारा पहुंचाई गई और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित हैं और कुछ ऐसे आतंकी ठिकाने थे जो पाकिस्तान की सीमा से कई किलोमीटर अंदर थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना के द्वारा सफल कार्रवाई की गई और इसी सफल कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे 6-7 मई से लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक छिटपुट सैन्य संघर्ष की स्थिति देखने को मिली और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा की गई। तो युद्ध विराम की तिथि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात छिटपुट हुए सैन्य संघर्ष में और युद्ध विराम की घोषणा भारत पाकिस्तान के बीच कब की गई? तो आप क्या बताएंगे? 10 मई को की गई थी। इसके अलावा जो आतंकी घटना भारत में पहलगाम में जो घटित हुई उसके पश्चात भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उससे समूचे विश्व को, संपूर्ण विश्व को अवगत कराने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। इस प्रतिनिधिमंडल में 58 सांसद शामिल थे। कुल 7 प्रतिनिधिमंडल का निर्माण किया गया था और इस प्रतिनिधिमंडल ने 32 देशों का दौरा किया और उन सभी 32 देशों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद किस प्रकार से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देकर अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है तथा पहलगाम में हुए आतंकी घटना में पाकिस्तान का रोल क्या रहा है और ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी के बारे में संपूर्ण विश्व को जानकारी इन प्रतिनिधिमंडलों के द्वारा दिया गया, जिसे भारत सरकार के द्वारा 32 देशों में भेजा गया था। तो ये जो यहाँ से डेटा है उस डेटा को आप लोग याद रखेंगे, कितने सांसद शामिल थे, कितने देशों में भेजा गया, युद्ध विराम की घोषणा कब की गई, ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा कब की गई और ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ठीक है। तो इतने महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है इसरो का 101वां मिशन। हालांकि यह मिशन असफल हो गया, लेकिन इसरो का 101वां मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसरो का 100वां मिशन आप लोग याद रखेंगे और इसरो का 101वां मिशन हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। हाल ही में इसरो के द्वारा प्रक्षेपण यान PSLV C61 के जरिए सैटेलाइट EOS-09, EOS का मतलब क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है। तो प्रक्षेपण यान PSLV C61 के जरिए उपग्रह EOS-09 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। यह इसरो का 101वां मिशन था, हालांकि यह असफल हो गया है, ठीक है। तो PSLV C61 यह देखा जाए तो PSLV की 63वीं उड़ान थी। ओवरऑल इसरो का 101वां मिशन था, लेकिन PSLV जिस यान से इसे प्रक्षेपित किया गया वह PSLV की 63वीं उड़ान थी, EOS
EOS-09 जो कि असफल हो गया। तो यह था 101वां मिशन। अब 100वां मिशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग 100वां मिशन को भी याद रखेंगे। इसरो का जो 100वां मिशन है वह NVS-02 था। NVS-02 बेसिकली नाविक सीरीज का हिस्सा है जिसे GSLV F-15 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो इसरो का 100वां मिशन और इसरो का 101वां मिशन हालांकि असफल हो गया, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में इसरो के द्वारा PSLV 661 के जरिए 101वां मिशन को प्रक्षेपित किया गया जो असफल रहा, उसके तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? तो आप क्या बताएंगे? EOS-09। तो 100वां मिशन और 101वां मिशन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 5वीं शैली की पारंपरिक शैली में निर्मित INSV कौंडिन्य को भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया। सवाल है कि कहां पर शामिल किया गया? तो कारवार केरल में शामिल किया गया है। यह पारंपरिक शैली में निर्मित यह INSV कौंडिन्य यह बेसिकली पारंपरिक शैली में निर्मित किया गया है और इसे भारतीय नौसेना में हाल ही में कारवार केरल में शामिल किया गया है। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। तो INSV कौंडिन्य आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों में पुनर्विकसित 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत कब की गई? 2021 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी और हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 18 राज्यों में पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर में बनाने का निर्णय लिया है। यह यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड फैसला है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश का यानी कि यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जाएगा? गोरखपुर में। यूपी के अन्य 3 क्रिकेट स्टेडियम कौन कौन से हैं? पहला है कानपुर और दूसरा है लखनऊ। ये दोनों अभी संचालित हैं, वाराणसी में निर्माणाधीन है। तो ये हो गया 3 और गोरखपुर में चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किस शहर का नाम बदलकर गया जी करने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय बेसिकली गया का जो पौराणिक महत्व है उस पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। विनोद कुमार गुंजियाल बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है स्पेशली 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। हाल ही में बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो विनोद कुमार गुंजियाल को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक संक्षिप्त जानकारी आप सभी के लिए है। टीम ISPC सेंटर के द्वारा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करेंट अफेयर का एक पेड बैच लॉन्च किया गया है। इसमें करेंट अफेयर मटेरियल के साथ साथ बिहार स्पेशल के भी कंटेंट सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका फ़ी रखा गया है 500 रुपये। पूरे बैच का फ़ी है, 1 मंथ का नहीं, पूरे 1 ईयर का करेंट अफेयर इसके तहत आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके तहत जो कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। यह आपको सितंबर 2024 से लेकर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाने तक 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने तक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा बिहार का करंट अफेयर इसके तहत प्रोवाइड किए जा रहे हैं। परीक्षा मंथन मैगजीन का शॉर्ट नोट्स भी इसके तहत ऐड किया गया है। प्लस विजन IAS का जो मैगजीन है उसमें प्री ओरिएंटेड जो सेक्शन है जहां से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है उन सेक्शन को भी इसके तहत शामिल किया गया है। तो यह आपको करेंट अफेयर के तहत दिया जा रहा है। प्लस में डेली PIB अपडेट्स भी पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग डेली PIB अपडेट्स वहां से प्राप्त कर सकते हैं। प्लस में बिहार स्पेशल इसी के तहत प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें बिहार का हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री प्लस बिहार का ज्योग्राफी जो है इन दोनों का भी नोट्स इसके तहत प्रोवाइड किए जाएंगे। बैच में जुड़ने का जो फी रखा गया है वह मिनिमम फी है, 500 रुपये फी रखे गए हैं। इसके तहत करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल दोनों समाहित हैं। करेंट अफेयर का हर एक महत्वपूर्ण सेक्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण मैगजीन है वो सभी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग इस पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8375934036 या
9870564701 इन दो में से किसी भी नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आपको जुड़ना हो तो ये दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पे अवेलेबल है। दो में से किसी भी नंबर पे आप 500 रुपये का पेमेंट करने के बाद ये दोनों नंबर व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। तो 500 रुपये का पेमेंट दोनों में से किसी भी नंबर पर आप पेमेंट कर दें और दो में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, आपको उस ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे सारे कंटेंट आपको नियमित अंतराल पर मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पे जो कुछ भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड डिस्कस किए जा रहे हैं, चाहे वह टेट सीरीज हो या पीवाईक्यू हो, डिफरेंट पीसीएस का, या फिर कुछ भी मैगजीन को डिस्कस किया जा रहा है, तो उन सभी का पीडीएफ आपको इसी पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका शुल्क रखा गया है पूरे 71वें बीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स का, वह हो गया 500 रुपये। तो इसी के तहत आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग ये दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमसे जुड़कर संपर्क कर सकते हैं और हमारे ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया 71वीं बीपीएससी करंट अफेयर पेड बैच और बिहार स्पेशल के बारे में जानकारी। आज का जो प्रत्युत्तर दर्पण शॉर्ट नोट डिस्कस किया जा रहा है, उसका पीडीएफ भी इसी ग्रुप पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर सितंबर 2024 से अभी तक का प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ने के लिए ये दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर पेमेंट या कॉल मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं, वह है बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025। बिहार कैबिनेट के द्वारा 25 अप्रैल 2025 ईस्वी को बिहार राज्य जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका दोहरा उद्देश्य है। पहला, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और दूसरा, राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना। ये दो महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, प्रावधान को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रावधान है, बियाडा के द्वारा प्रबंधित औद्योगिक भूमि का 25% संपीड़ित बायोगैस इकाइयाँ यानी कि CBD को पट्टे पर दिया जा सकता है। इकाइयों के लिए चरण 1 मंजूरी की अंतिम तिथि एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल के माध्यम से 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है और इसकी वित्तीय स्वीकृति सीमा 31 मार्च 2028 तक कर दी गई है। तो आप लोग इस जैव संशोधन नीति को याद रखेंगे। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है और वर्ष 2025 के सूचकांक में टॉप रैंकर्स नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड हैं। यानी कि ये टॉप 3 कंट्री ने यहाँ प्रथम 3 स्थान को प्राप्त किया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है एस्टोनिया और तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड्स। अगर इसमें भारत का स्थान देखा जाए तो भारत 180 देशों की सूची में 151वां स्थान पर भारत स्थित है। भारत को कुल 32.96 अंक प्राप्त हुए हैं। तो भारत का स्थान कौन सा है? 151वां। पहला स्थान पर कौन सा है? नॉर्वे। भारत का स्थान है 151वां। भारत का अंक है 32.96। निम्नतम स्थान 180वां नंबर पे कौन है? तो 180वां नंबर पे है इरिट्रिया, 129 पे है उत्तर कोरिया और 128 पे है चाइना। ठीक है, तो ये हो गया बॉटम 3 कंट्री और ऊपर हमने नॉर्वे, एस्टोनिया डिस्कस, नीदरलैंड डिस्कस किया, वह है टॉप 3 कंट्री। भारत का स्थान है 151। जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई आम चुनाव के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी एल्बनीज फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित हैं। वहां पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, आप लोग याद रखेंगे। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने। त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? कमला प्रसाद बिसेसर को त्रिनिदाद और टोबैको का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और इनके पूर्वज जो हैं वह बिहार से संबंधित हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंगोला जो है एक पश्चिम अफ्रीकी देश है और पश्चिम अफ्रीकी देश अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हाल ही में संपन्न हुई है 2 से 4 मई 2025 ईस्वी के बीच में। अंगोला के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अंगोला के राष्ट्रपति का नाम जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोकोरा। ये हैं अंगोला के नए राष्ट्रपति, जिनकी भारत यात्रा 2-4 मई 2025 ईस्वी के बीच में हुई थी। यह भारत की यात्रा अंगोला के राष्ट्रपति की ऐसे समय
समय में हुई है जब भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंध के 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। हाल ही में फरवरी 2025 में अंगोला ने अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता संभाली। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में अफ्रीकी संघ अफ्रीकी यूनियन का अध्यक्षता कौन कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है? तो अंगोला आईएसए का 123वां सदस्य भी बना। आईएसए का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला। अब अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देश के पहले डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में किया गया है। तो देश का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का क्या नाम है? बिंजिझिम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर। यह बेसिकली तिरुवनंतपुरम केरल तट के निकट अवस्थित है और अडानी समूह के सहयोग से सरकार के द्वारा विकसित किया गया है और हाल ही में इसका उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। देश के पहले डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पर स्थित है? बिंजिगम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, केरल, तिरुवनंतपुरम में। अर्थव्यवस्था संबंधी एनएसओ का अंतरिम रिपोर्ट। एनएसओ का अंतरिम रिपोर्ट यह मई के फर्स्ट वीक में जारी किया गया है, जो अंतरिम रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित होगा। इस रिपोर्ट के तहत जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया। चूंकि अंतरिम रिपोर्ट है, अंतरिम अनुमान लगाया गया है, तो अनुमानित जो है 24-25 में भारत की ग्रोथ रेट एनएसओ के डेटा के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने की संभावना दर्शाई गई है। सकल घरेलू अनुपात 187 लाख करोड़ रुपया अनुमानित है। स्थिर मूल्य पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 1,14,700 रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। तो अर्थव्यवस्था के संबंधित एनएसओ का अंतरिम रिपोर्ट है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई है। खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि उत्पादन लागत से लगभग 1.5 गुना बढ़ाकर कर दी गई है। और अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम वृद्धि किस में किया गया, तो सबसे कम वृद्धि यानी कि न्यूनतम वृद्धि धान में किया गया है। इसमें 69 रुपीज़ की वृद्धि की गई और पहले एमएसपी इस पर 2300 रुपया था, तो 2300 रुपये में 69 को ऐड करके 2369 रुपया हो गया धान का एमएसपी, सामान्य धान का। सर्वाधिक वृद्धि नाइजर सीड, जिसे रामतिल भी कहा जाता है, उसमें सर्वाधिक वृद्धि की गई और उसमें 820 रुपये की वृद्धि की गई है और वर्तमान समय में इसका एमएसपी है 9,537 रुपया। तो खरीफ फसलों के एमएसपी में जो वृद्धि की गई केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें सर्वाधिक वृद्धि किस पर की गई? नाइजर सीड, रामतिल पर, और न्यूनतम वृद्धि की गई है धान पर। तो आप लोग इन दोनों को याद रखेंगे। इसके अलावा अन्य फसल जिसके एमएसपी में वृद्धि की गई, तो मक्का में 175 रुपये की वृद्धि की गई है। वर्तमान समय में मक्का का एमएसपी है 2400। मूंग में 86 रुपये की वृद्धि की गई और वर्तमान समय में 8,768 रुपया मूंग का एमएसपी है। ठीक है, तो यह हो गया खरीफ फसलों का एमएसपी। अगला है एफडीआई। भारत सरकार के द्वारा 24-25 में भारत में जो एफडीआई की प्राप्ति हुई है वह 84 अरब डॉलर एफडीआई की प्राप्ति हुई है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत ने कुल कितना एफडीआई को प्राप्त किया? तो 81.04 अरब डॉलर को, जो पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 की तुलना में 14% अधिक है। सर्वाधिक एफडीआई को प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं और एफडीआई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से देश हैं, इसे आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है, कुल एफडीआई का 19.6%। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है 6.6% और तीसरे नंबर पे दिल्ली है, जो कि कुल एफडीआई का 6% प्राप्त किया। तो टॉप 3 स्टेट जिसने सर्वाधिक एफडीआई को प्राप्त किया, नंबर 1 पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है दिल्ली। एफडीआई प्राप्ति के स्रोत राष्ट्र, यानी कि सबसे ज़्यादा एफडीआई किन देशों से भारत को प्राप्त हुआ? पहले नंबर पे है सिंगापुर, कुल एफडीआई का 30% सिर्फ सिंगापुर से आया। दूसरे नंबर पे है मॉरिशस 17% और तीसरे नंबर पे अमेरिका 11%। यानी कि टॉप 3 कंट्री जिससे भारत को सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुए और टॉप 3 स्टेट जिसने सर्वाधिक एफडीआई को प्राप्त किया। और टोटल एफडीआई है 18.04 अरब डॉलर, और जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। स्वास्थ्य संबंधी नमूना पंजीकरण प्रणाली आधारित आंकड़े, ठीक है, इस आंकड़े को आप लोग याद रखेंगे। जो हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.8 ईयर है।
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.8 ईयर है। अगर इसको मेल और फीमेल में देखा जाए तो मेल का है 68.2 ईयर और फीमेल का है 71.6 ईयर, यानी कि फीमेल की जीवन प्रत्याशा जो है महिला पुरुषों की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो ओवरऑल जीवन प्रत्याशा नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़े के अनुसार 69.8 ईयर ओवरऑल जीवन प्रत्याशा है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 68.2 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है 71.6 वर्ष। ग्रामीण अगर आबादी देखा जाए उनका जीवन प्रत्याशा है 68.5 ईयर और शहरी लोगों का जीवन प्रत्याशा है 72.9 ईयर। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा जन्म प्रत्याशा देखा जाए तो सर्वाधिक जन्म प्रत्याशा दिल्ली में मेल लोगों के लिए और फीमेल के लिए केरल में सर्वाधिक जन्म प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा। और अगर न्यूनतम देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मेल और फीमेल का दोनों का न्यूनतम जीवन प्रत्याशा जो है वह छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक पुरुषों के लिए दिल्ली में और महिलाओं के लिए सर्वाधिक केरल में। ठीक है, तो यह है जीवन प्रत्याशा से संबंधित आंकड़े जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपसे डायरेक्ट केवल ग्रामीण और शहरी को पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, मेल फीमेल को भी आप लोग याद रखेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण शहरी यह भी महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। अगला है शिशु मृत्यु दर। तो वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर 27 है। शिशु मृत्यु दर किसे कहा जाता है? तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु संख्या शिशु मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है और वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर 27 है। मातृत्व मृत्यु दर 93 है वर्तमान समय में। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या मातृत्व मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। तो शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यह नमूना पंजीकरण प्रणाली का आंकड़ा था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे। प्रीलिम्स परीक्षा में फैक्चुअल प्रश्न के रूप में इसे पूछा जा सकता है। अब आइए इकोनॉमी संबंधी एक और महत्वपूर्ण घटना है, वह यह है कि आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यानी कि आईएमएफ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और भारत ने किसको रिप्लेस किया? तो जापान को भारत ने रिप्लेस किया। पहले भारत था 5वें स्थान पर, तो अब जापान चला गया 5वें स्थान पर और भारत चला आया 5वें नंबर से 4थे नंबर पे। टॉप 3 इकोनॉमी कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है जर्मनी, अब चौथे नंबर पे हो गया भारत और 5वें नंबर पे हो गया जापान। यूएसए की इकोनॉमी है लगभग $30.5 ट्रिलियन, चाइना 29.23 ट्रिलियन डॉलर चाइना की कुल इकोनॉमी। जर्मनी की इकोनॉमी है $4.744 ट्रिलियन, भारत की इकोनॉमी है $4.187 ट्रिलियन और जापान की इकोनॉमी है $4.186 ट्रिलियन। और आईएमएफ के अनुसार अगर देखा जाए तो आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट है उसके अनुसार 2027 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और भारत यहाँ पर जर्मनी को रिप्लेस कर देगा और 2027 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, आईएमएफ की इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत होगा वर्ष 2027 में। तो वर्तमान समय में सबसे बड़ी इकोनॉमी विश्व की कौन सी है? यूएसए, नंबर 2 है चाइना, नंबर 3 पर है जर्मनी, नंबर 4 पे है भारत जो कि जापान को रिप्लेस करके आया है और नंबर 5 पे है जापान। ठीक है, तो भारतीय इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? $4.187 ट्रिलियन। इसे आप लोग याद रखेंगे, यह डेटा महत्वपूर्ण है। तो आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 24-25 के लिए 2,68,590 करोड़ का लाभांश आरबीआई ने सरकार को प्रदान किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को कितने रुपए का लाभांश प्रदान किया? 2,68,590 करोड़ रुपए का लाभांश प्रदान किया है, 2.68 लाख करोड़। ठीक है, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों की शुरुआत 9 मई 2015 ईस्वी को की गई थी और इन्होंने 10 वर्ष पूरा किए। कब? 9 मई 2025 को अपने 10 वर्ष पूरे किए। तो कुछ महत्वपूर्ण डेटा देख लेते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत क्या विशेषता है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। इसकी शुरुआत कब की गई? 9 मई 2015 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत यह योजना लाभार्थियों को बहुत ही कम प्रीमियम पर मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख का जीवन प्रदान करती है। तो यह हो गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केवल 2 रुपये प्रति माह से भी कम प्रीमियम पर 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में 2 लाख तक का बीमा कवर प्रदान करती है। वहीं अटल पेंशन योजना, इन तीनों की शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 ईस्वी को। अटल पेंशन योजना यह बेसिकली एक पेंशन योजना है जिसके तहत 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसके तहत जुड़ सकता है और इस उम्र में 18 से 40 उम्र में एक न्यूनतम राशि को जमा करना पड़ता है और उसके बाद 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात ग्राहक को यानी कि उपभोक्ता को 1000 से 5000 रुपये तक के बीच में प्रतिमाह आजीवन पेंशन उसके तहत प्रदान किए जाते हैं। तो यह हो गया अटल पेंशन योजना। अगला है 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लाभ जो प्राप्त हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कुल 1.78 लाख करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुए हैं। टोटल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वर्तमान समय में कितने हैं? 12 बैंक हैं और इन 12 बैंकों को मिलाकर सार्वजनिक क्षेत्र के टोटल बैंकों को मिलाकर 1.78 लाख करोड़ रुपया लाभ हुए हैं। सर्वाधिक लाभ SBI को हुआ है और दूसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है उल्लास स्कीम, काफ़ी चर्चा में रहा है उल्लास स्कीम। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखें कि आखिर उल्लास स्कीम का पूरा नाम क्या है। तो उल्लास स्कीम का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। उल्लास कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत है यह केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक साक्षर प्रदेश के रूप में भारत को एक साक्षर देश बनाना है और इसके तहत 15 वर्ष व उससे अधिक के आयु के वैसे लोग जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाए हैं उन सभी को साक्षर बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। केंद्र सरकार के द्वारा इसकी अवधि 2022 से 2027 के बीच में रखा गया है और अभी हाल ही में उल्लास योजना के तहत मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है और दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य गोवा बना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उल्लास योजना के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम। दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो गोवा। काफ़ी महत्वपूर्ण है 71वें बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है वायुसेना के नए उप प्रमुख। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख किसे बनाया गया? आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन हैं? एस रमन। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन हैं एस रमन। विभिन्न पदों पर पहले से नियुक्त किए गए व्यक्तियों के कार्यकाल में वृद्धि की गई है। जैसे CBI डायरेक्टर जो प्रवीण सूद पहले से ही हैं उनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई है। IB के डायरेक्टर तपन कुमार डेका उनके कार्यकाल में भी 1 साल की वृद्धि की गई है और DRDO के चेयरमैन हैं समीर बी कामत, इनके कार्यकाल में भी 1 साल की वृद्धि की गई है। तो वर्तमान समय में CBI के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। IB के डायरेक्टर कौन है? तपन कुमार डेका और DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत। रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन के पश्चात अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पोप चुने गए हैं और पोप चुने जाने वाले पहले अमेरिकी बने रॉबर्ट प्रीवोस्ट। नए पोप ने स्वयं को लियो 14 का नाम दिया है। अब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारे सेक्शन जो हैं जितने डिस्कस किए जा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन शॉर्ट नोट्स का, वो हर एक सेक्शन महत्वपूर्ण है और पूरी मैगजीन का क्रक्स एक तरह से यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर राष्ट्रीय हो या फिर साइंस टेक्नोलॉजी हो, खेलकूद हो, नियुक्तियाँ हो, निधन हो, दिवस हो, ठीक है, इकोनॉमी सेक्शन हो, हर एक सेक्शन का क्रक्स यहाँ पर आप सभी को डिस्कस किया जाता है एक ही वीडियो के अंतर्गत। प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का एक वीडियो आता है और एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरे मैगजीन का शॉर्ट नोट्स को डिस्कस कर दिया जाता है जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका PDF अभी हमने जो करंट अफेयर पेड बैच के बारे में जानकारी प्रदान की है उसका PDF वहीं पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस पेड बैच के बारे में जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर में भी आपको प्रदान किया जाता है, तो वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में जानकारी, जहाँ पर अभी धर्मगुरु को नियुक्त किया गया।
अब आइए, नियुक्ति हमने देख लिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर सुभाषिस बोस। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन बने हैं? सौम्या गुगुलोथ सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर बनी। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर सुभाषिस बोस और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर सौम्या गुगुलोथ। गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, यह बेसिकली यूनेस्को का पुरस्कार है। गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ला प्रेंसा, जो कि निकारागुआ का समाचार पत्र है, तो ला प्रेंसा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार, यह बेसिकली गुंटर ब्लास्ट को स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बाढ़ जोखिम प्रबंधन तथा जल संसाधन इंजीनियरिंग के लिए प्रोफेसर गुंटर ब्लास्ट को स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दूसरी बार किसी भारतीय को तथा पहली बार किसी कन्नड़ कृति के लिए प्रदान किया गया है, इसीलिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को प्रदान किया गया है। बानू मुश्ताक को लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरी, यहाँ पे सिलेक्टेड स्टोरी होगा, ठीक है, लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज के लिए बानू मुश्ताक कन्नड़ लेखिका को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कन्नड़ से अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्थी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, यह पुरस्कार दूसरी बार किसी भारतीय को तथा पहली बार किसी कन्नड़ कृति के लिए प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर सवाल है कि दूसरी बार किसी भारतीय कृति को प्रदान किया गया है, तो पहला किसे दिया गया था? तो पहली बार इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसी भारतीय को मिला तो वर्ष 2022 में गीतांजलि श्री को हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। और दूसरी बार किसी भारतीय को मिला तो बानू मुश्ताक को, जो कि कन्नड़ लेखिका है, लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज के लिए कन्नड़ से अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्थी के द्वारा किया गया। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025। अगला है, प्रतिवर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। तो 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस आप लोग याद रखेंगे, और 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, और आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, इस बार का इसका थीम था यंत्र। विश्व संचार दिवस 17 मई। महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में अगर देखा जाए तो 4 महत्वपूर्ण बुक्स हैं जिनका जिक्र प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में इस मंथ में किया गया है। पहला है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ एमिली हेनरी, आवर इनफाइनाइट फेट्स लारा स्टीवन, और इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी नजमा हेपतुल्ला। तो ये 4 बुक्स महत्वपूर्ण हैं। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर, ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ एमिली हेनरी, आवर इनफाइनाइट फेट्स लारा स्टीवन, और इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी नजमा हेपतुल्ला। हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया है। M.R. श्रीनिवासन एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक हैं, ठीक है, परमाणु वैज्ञानिक। पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1987 में ये परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन बने थे और बाद में परमाणु ऊर्जा आयोग के ये सचिव भी बने, ठीक है। तो M.R. श्रीनिवासन हाल ही में निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये परमाणु वैज्ञानिक थे। प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का भी हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर बेसिकली गुरुत्वाकर्षण का होयल नार्लिकर सिद्धांत के विकास में प्रमुख खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 कहां पर आयोजित किया गया? मुंबई में। इसका थीम क्या है? कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? मुंबई में। यह पहला समिट है। कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज इसका थीम था।
इंदौर में होलकर रियासत की शासिका अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 300 का स्मारक सिक्का जारी किया है। इंदौर में होलकर रियासत की थी, अहिल्याबाई होलकर जो है वह होलकर रियासत से संबंधित थी, जो कि इंदौर में था। इसकी 300वीं जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। नेपाल के पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अपने पुराने रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। बिहार समस्तीपुर के निवासी 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए केवल 35 गेंदों में शतक बनाकर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम पे दर्ज किया है। तो यह सवाल महत्वपूर्ण है कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में किस टीम की तरफ से खेल रहे थे? राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, कि 35 गेंदों में शतक बनाया है। और इसके पूर्व एक और रिकॉर्ड है, लेकिन सबसे तेज अगर भारतीय पूछा जाएगा, आईपीएल में सबसे तेज भारतीय जिन्होंने शतक बनाया सबसे कम बॉल में, तब वैभव सूर्यवंशी होगा। लेकिन आईपीएल के इतिहास में यह दूसरा सबसे तेज शतक है। ठीक है, भारतीय पूछेगा तो पहला। अगला पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ खेलों का 7वां संस्करण। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ। सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीता, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर राजस्थान। महाराष्ट्र ने 158 पदक जीते हैं, 58, 47 और 53, यानी कि 58 स्वर्ण, यह है रजत, 47 और कांस्य हो गया 53। कुल मिलाकर महाराष्ट्र ने कितना पदक जीता है? 158, 58 प्लस 47 प्लस 53। दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर राजस्थान। यहाँ बिहार का महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो बिहार ने 15वां स्थान प्राप्त किया है। टोटल 36 पदक बिहार ने भी प्राप्त किए, जिनमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य है। तो बिहार 15वें स्थान पर 36 पदक के साथ, जिनमें 7 प्लस 11 प्लस 18 का आंकड़ा है, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक। ठीक है, तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र और बिहार 15वें नंबर पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुभंकर क्या था? तो गज सिम्हा शुभंकर था। और थीम क्या था? खेलों के रंग बिहार के संग इस बार का थीम था। तो ये दोनों भी काफी महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने का ई मिथेनॉल संयंत्र शुरू किया है? तो विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने का ई मिथेनॉल संयंत्र हाल ही में डेनमार्क के द्वारा शुरू किया गया और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है। एआई आधारित वन निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो एआई आधारित वन निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया गया। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, ठीक है, टाटा ट्रस्ट व अन्य के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 24 मानक के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। 4 इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं इस रिपोर्ट के, लेकिन 24 टोटल मानक हुए। ठीक है, इनमें 2 भागों में स्टेट को बांटा गया है। पहला जो भाग है वह बड़े राज्यों का रखा गया है। पहला भाग बड़े राज्यों का, जिनमें 18 राज्य शामिल हैं, और दूसरा छोटे राज्य जिसमें 7 राज्य शामिल हैं। तो बड़े राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है कर्नाटक और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। 18 बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कर्नाटक, इसने 6.78 अंक को प्राप्त किया। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। 18वां स्थान पर है बंगाल और 17वां स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। बिहार, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 13वां स्थान है बिहार का। इसके अलावा ये तो 18 बड़े राज्य हो गए। अगर 7 जो छोटे राज्य हमने बताया, तो 7 छोटे राज्यों में सबसे ऊपर है सिक्किम और सबसे नीचे है गोवा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग को जानना है। न्यायपालिका में SC, ST एवं OBC कोटा पूरा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। जिला न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी कितनी है? 38%। और हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी कितनी है? 14%। देश के 83% पुलिस स्टेशनों में CCTV, न्यूनतम एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो यह है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। पहले स्थान पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन है? तो कर्नाटक। दूसरे स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश। 18 राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन है? तो बंगाल। और उसके ऊपर 17वें स्थान पर कौन है? तो यूपी। अगर छोटे राज्यों में देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन सा आता है? सिक्किम। और सबसे नीचे कौन सा आता है? गोवा। बिहार का स्थान कौन सा है? 13वां। ठीक है, तो इस प्रकार से
पीडी जो मैगजीन है उसका डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग इसके साथ स्मरणीय तथ्य को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कई बार जब मैंने शॉर्ट नोट डिस्कस किया तो कई अभ्यर्थी जो पेड बैच में जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि स्मरणीय तथ्य को भी ऐड कर दिया जाए, प्लस में सार संग्रह को भी ऐड कर दिया जाए। तो सार संग्रह को भी ऐड कर दिया गया है। तो जो पेड बैच में PDF मिलेगा उसमें सार संग्रह के साथ इंक्लूडेड PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर केवल स्मरणीय तथ्य को डिस्कस कर दिया जा रहा है। हाल ही में पुष्कर कुंभ का आयोजन किस राज्य में किया गया? पुष्कर कुंभ का आयोजन हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है। सिक्किम दिवस जो प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है, किस वर्ष इसका भारत के साथ एकीकरण हुआ? तो भारत का सिक्किम का भारत में एकीकरण हुआ 1975 ईस्वी में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपी में चीफ असेंबली और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए किसके बीच एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी प्रदान की है? HCL और फॉक्सकॉन के बीच में। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में किससे संबंधित कार्य की निगरानी सौंपी गई है? तो वायु प्रदूषण नियंत्रण रणनीति तैयार करना। इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन, जिसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, जो असफल रहा है, इसे किस प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया? हमने सेम सवाल बताया था कि इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो EOS-09 इसे PSLV-C61 के जरिए प्रक्षेपित किया गया। तो कौन सा प्रक्षेपण यान था? PSLV-C61। और सैटेलाइट कौन सा था? तो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 9। 100वां मिशन NVS-2 GSLV F-15 के जरिए। तो 100वां और 101वां मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, भारतीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन के लॉन्च की योजना किस वर्ष तक बनाई गई है? तो चंद्रयान 5 मिशन को वर्ष 2027-28 ईस्वी तक प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत और जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसे जाक्सा के नाम से जाना जाता है, JAXA, और भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसे इसरो के नाम से जाना जाता है। दोनों मिलकर 2027-28 तक चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय वायुसेना के IACCS नोड की जो तस्वीर प्रदर्शित की गई वह एक कैसी प्रणाली है? स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली है। 13 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो भारत के 52वें न्यायाधीश के रूप भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि 52 CJI किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्णन गवई BR गवई ने, ठीक है। भूषण रामकृष्णन गवई यह देश के 52वें CJI बने हैं, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्णन गवई, जिनका संक्षिप्त रूप है BR गवई। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। 23 नवंबर 2025 ईस्वी तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले बौद्ध हैं, ठीक है। इसके साथ ही वे CJI का पद संभालने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं। पहले दलित जो CJI बने थे KG बालकृष्णन, और दूसरे दलित जो CJI बने वह हैं BR गवई। पहले बौद्ध जो CJI बने वह हैं BR गवई, ठीक है। 52वें CJI बने हैं। 23 नवंबर 2025 को इनका अंतिम कार्यकाल होगा। 15 मई 2025 को UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 15 मई 2025 को UPSC का नया अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को बनाया गया है। अगला है 7-9 मई 2025 के बीच में कहां पर पहली बार वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में पहली बार वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। इसका विषय क्या था? नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण इसका थीम था। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय 8-10 प्रश्न इसमें भी होंगे। पहला टॉपिक है UNDP के द्वारा जारी नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक क्या रखा गया है? तो HDI इंडेक्स जो जारी की गई है उसका शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। अगला पॉइंट है भारत के साथ सैन्य टकराव बढ़ने के बाद सीज फायर से पहले पाकिस्तान में विकिरण रिसाव का खंडन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपने प्राथमिक जाँच के बाद किया? IAEA। 14 मई 2025 को किसे कनाडा की विदेश मंत्री बनाया गया है, जो इस पद की शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला भी है? अनीता आनंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायमंड लीग के दोहा चरण में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो कर इस लीग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 90.23 मीटर, ठीक है। पहले स्थान पर रहे हैं जूलियन बेवर, दूसरे स्थान पे भारत के नीरज चोपड़ा। अगला है
ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला था, या किस तिथि को किया गया। अभी हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था 6-7 मई 2025 की मध्यरात्रि। अगला सवाल है 6 मई 2025 को भारत ने किस देश के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। यूनाइटेड किंगडम के साथ। हाल ही में FAO की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 53 देशों में अनुमानित कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। तो 29.5 करोड़ लोग FAO की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में इतने लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। हाल ही में जारी कैंटर ब्रांड मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट में दुनिया के शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान ब्रांड में 45वें स्थान पर किस भारतीय कंपनी को दिया गया है। तो 45वें स्थान पर है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इजराइल के द्वारा गाजा में अब तक के सबसे बड़ी ज़मीनी ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कल आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इजराइल के द्वारा ईरान में जो हमला किया गया है उसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल के द्वारा ईरान में किया गया। और इजराइल के द्वारा गाजा में अब तक का सबसे बड़े ज़मीनी ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। हाल ही में UN ने 2025 के लिए भारत के लिए अपने विकास अनुमानों को 30 आधार अंकों से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया। 6.3%। ठीक है, तो यह हो गया अस्मरणीय तथ्य जो कि प्रत्युत्तर दर्पण 2025 जुलाई मैगजीन में संबंधित है। इसके बाद यहीं पे डिस्कशन समाप्त होता है। इसका सार संग्रह का PDF हमारे पेड बैच में आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। और करंट अफेयर पेड बैच में जुड़ने के लिए आप सभी का फ़ी यहाँ पर बता दिया गया है। 500 रुपया इसका फ़ी है। अब अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये 2 नंबर है फ़ोन का। अब गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम हर एक नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग किसी भी नंबर पे पेमेंट करने के बाद आप जुड़ सकते हैं। क्वेरी का भी नंबर यही है, आप किसी भी नंबर पे इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वह बिहार करंट अफेयर, प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, ये सभी सितंबर 2024 से एग्जामिनेशन होने तक, विजन आइस मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, परीक्षा मंथन, डेली PIB अपडेट्स, बिहार स्पेशल के तहत हिस्ट्री ज्योग्राफी का कंटेंट आप सभी को नोट्स इसके तहत प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका डिस्कशन वीडियो कुछ के यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे। बाकी का जो नोट्स है हर एक का नोट्स हमारे पेड बैच में दे दिया जाएगा। 500 रुपये फी है। आप 2 में से किसी भी नंबर पे 500 रुपये पेमेंट करने के बाद आप हमारे ये दोनों नंबर में से व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे, और आप लोग इस माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इन सभी कंटेंट का PDF आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्युत्तर दर्पण मंथली मैगजीन जुलाई 2025 मंथ का जो डिस्कशन था यहीं पे समाप्त होता है। इसके पूर्व का अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्रीवियस सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रत्युत्तर दर्पण मंथली मैगजीन डिस्कशन के नाम से। आप वहां पे जाइए और सारे मैगजीन का शॉर्ट नोट्स का जो डिस्कशन वीडियो है वहां पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और आप वहां से प्लेलिस्ट को प्राप्त करके सारे वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।